नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। कन्हैया कुमार दरभंगा के राज मैदान में 4 फरवरी को पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि कन्हैया कुमार जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष हैं और कन्हैया कुमार के भाषण को सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचते भी हैं। दरभंगा के राज मैदान में संविधान बचाओ के तहत कन्हैया कुमार पहुंचे थे। इस कार्यक्रम को पूरी तरह वाम दलों ने घर घर जाकर आयोजित कराई थी। गौरतलब है कि कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट के नेता हैं और एआईएसएफ से जुड़े हुए हैं। बेगूसराय से इन्होंने गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। कम्युनिस्ट के बड़े नेता के रूप में कन्हैया कुमार के चेहरा अब विपक्ष का एक बड़ा चेहरा सामने आ रहा है। कन्हैया कुमार वाम दलों को भी अब एकत्रित कर सकते हैं और कन्हैया कुमार विपक्ष के एक सर्वमान्य नेता भी हो सकते हैं, जैसा यहां के लोगों ने कहा है। कन्हैया कुमार को देखने और सुनने के लिए करीब 50,000 से भी ज्यादा लोग आज राज मैदान पहुंचे थे। राज मैदान में बड़ी संख्या में कन्हैया ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि एनआरसी, एनपीआर और सीएए लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शाह और मोदी देश को बांटना चाहते हैं। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब लोग जाग गए हैं और इन्हें किसी भी तरह गुमराह नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश के कई मुद्दों को लेकर शाह और मोदी बांटना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीएसपी और एसडीओ सुबह से ही दरभंगा के राज मैदान में कैंप कर रहे थे ताकि शांतिपूर्वक यह कार्यक्रम संपन्न हो जाए। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी कन्हैया कुमार को सुनने के लिए आए थे। मंच पर नफीसुल रिंकू, रियाज केदरी सहित कई नेता मौजूद थे। साथियों को, प्रशासन के लोगों को, आप सभी शहरवासियों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि जब मैं रास्ते से गुजर रहा हूं, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पे लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं जिसके बारे में कोई टीवी नहीं दिखाता है, जिसके बारे में किसी अखबार में नहीं छपता है, जहां पे कोई नेता फोटो खिंचवाने के लिए नहीं जाता है। मैं उन तमाम लड़ने वाले लोगों को अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, इस तिरंगे के लिए, अपने संविधान के लिए अपना घर छोड़कर, अपना आराम छोड़कर जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस मंच से मैं उनको सलाम करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। ये लड़ाई किसी चेहरे का मोहताज नहीं है, इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये लड़ाई किसी एक इंसान को हीरो बनाने का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसी को एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस बात के लिए लड़ी जा रही है कि कल को जो पीढ़ी आने वाली है इस देश में, जो बच्चे आपकी गोदों में हैं, जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब बड़े होंगे आपके आंख में आंख मिलाकर जब वो सवाल पूछेंगे कि ए पप्पा, ए मम्मी, जब हमारे अधिकार के ऊपर हमला हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो आप कहिएगा कि करकराती छंद में हम तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे थे। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई नैतिक है। ये नैतिकता की लड़ाई है। इस बात को हम तमाम लोगों को समझना पड़ेगा। हम तमाम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई किसी पार्टी के झंडे को ऊंचा करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश का जो झंडा है तिरंगा, उसको सबसे ऊंचा रखने के लिए है। यह जो यात्रा निकली है 30 तारीख को, जो बापू का बलिदान दिवस है, चंपारण जो बापू की कर्मभूमि है, वहां से यात्रा शुरू हुई है। ये जनगण मन यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज आपके जिले में दरभंगा में पहुंचा है और ये आगे भी अन्य जिलों से होते हुए 29 तारीख को
पटना के गांधी मैदान में पहुंचेगा। ये जो जत्था है, यह जो यात्रा है, इस जनगणना यात्रा का नारा है बापू धाम से गांधी मैदान, हमारा देश हमारा संविधान। ये जो रैली है, ये रैली 29 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में होगा, जहां हम लोग नागरिकता बचाओ देश बचाओ का नारा दे रहे हैं। इसीलिए मैं मिथिला की इस पावन भूमि पर, जो महान जननेता योगेंद्र झा की भूमि है, मिथिला की इस पावन भूमि पर जिसका एक आध्यात्मिक महत्व है, मिथिला की इस क्रांतिकारी भूमि पर जिसने हर दौर में, चाहे वो अंग्रेजों का दौर रहा हो या स्वतंत्र भारत में जो राजनीतिक सरकारें बनी हैं उनका दौर रहा हो, जब जब देश को जरूरत हुआ है इस मिट्टी के लोगों ने बलिदान दिया है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से ये आग्रह करने के लिए आया हूं, सबको न्योता दे ले लोगन, तमाम लोगों को ये निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि जब ये लड़ाई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, जब ये लड़ाई एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, जब ये लड़ाई एक झंडे की लड़ाई नहीं है, जब ये लड़ाई मंच की लड़ाई नहीं है, जब ये लड़ाई एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। तो आप बताइए कि इस लड़ाई में आप 29 तारीख को पटना के गांधी मैदान आएंगे कि नहीं आएंगे? सब हाथ उठा के बोल रहे हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं, आप लोग मोदी जी से लड़ रहे हैं, तो पक्का गारंटी है कि झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं होगा कि अच्छा दिन की तरह इंतजार करना पड़ेगा। आप सब आएंगे ना? अगर आप सब आएंगे तो इस पावन भूमि से खड़ा होकर, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रांगण में खड़ा होकर के मैं आपको वादा दिलाता हूं, देश को तोड़ने वाली, देश को बांटने वाली ये जो सरकार है, इसको छठी का दूध याद दिलाएगा। देश का गृह मंत्री कहता है कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो हम देश के तरीपार गृह मंत्री को कहते हैं 1 इंच तो क्या, तुम पूरी जमीन छोड़कर जाओगे और वही जाओगे जहां तुम्हारा दोस्त मेहुल चौकसी भाग करके गया। इस बात को याद रखना कि ये देश किसी का बपौती नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिख करके दिया है और उस संविधान में यह बात साफ साफ लिखी हुई है कि टोपी पहनने वाला हो या टीका लगाने वाला, मंदिर जाने वाला हो या मस्जिद जाने वाला, स्कूल में पढ़ने वाले हो या कॉलेज में पढ़ने वाला, इस घर में पैदा हुआ हो या उस घर में पैदा हुआ हो, इस समुदाय का हो या उस समुदाय का हो, किसी भी इंसान के साथ जन्म के आधार पर, उसकी मान्यता, पूजा, उपासना के आधार पर तो नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस देश में एक बार धर्म के नाम पे इन जालिमों ने हमारे देश को बांटा है। एक बार एक तरफ से लोग आकर के कहे कि हम मुसलमान बचाएंगे और दूसरी तरफ से लोग आकर के बोले कि हम हिंदू बचाएंगे। उस वक्त हम लोग इस बात को नहीं गौर कर पाए कि जो कहते हैं कि हम हिंदू बचाएंगे और जो कहते हैं हम मुसलमान बचाएंगे, दरअसल वो अपना कुर्सी बचा रहे हैं और अपने बच्चों की कुर्सी को बचा रहे हैं। ये गलती एक बार इस देश में हुई है, ये गलती इस देश में दोबारा नहीं होगी। बोलिए, आप लोग कसम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? शपथ लीजिए कि इस देश को हम दोबारा बचना नहीं देंगे। फूट करो, राज करो कि इस नीति को नंगा करेंगे, जनता के सामने लेकर के जाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे और इस देश के लोगों को उनका इतिहास याद दिलाएंगे। क्या करते थे अंग्रेज हमारे साथ? गाय का मांस मंदिरों में फिकवाते थे, सुअर का मांस मस्जिदों में फिकवाते थे, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते थे और शाम को बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे कि बताओ कितने हिंदुस्तानियों का सर कटा है। ये अंग्रेजों के चापलूस आज फिर से चाय पे चर्चा कर रहे हैं, हमको किसी और चर्चा में उलझाकर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। अमित शाह अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाता है और हमारे बच्चों के हाथ में बंदूक थमाता है।
ये साजिश हम लोगों को समझनी पड़ेगी। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये फूट डालो राज करो की नीति इस देश में क्यों पैदा की जा रही है। ये फूट डालो राज करो की नीति इस देश में इसलिए पैदा की जा रही है कि जब खेत में मर रहा हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहा हो जवान, तो लाजिम है कि जिसने बेच दिया हो अपना ईमान वो टीवी में बैठ के करेगा हिंदू और मुसलमान। बोलिए, आपका ईमान बिकाऊ है क्या? आपने इतना ईमान बेचा है क्या? तो हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, हम करेंगे तो हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम सबकी बात करेंगे। ये जो बांटने वाले लोग हैं इनको हम कह देना चाहते हैं कि आपकी साजिश को हम समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आप अपने वादों में फेल हो गए हैं। विकास का ढोलक फट गया है, एकदम रद्दी हो गया है। और विकास का ढोलक जब फट गया है, देश की जनता जब ये सवाल पूछने लगी है कि बताइए कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? ऐ सरकार बताओ कि देश में आज सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ऐ सरकार बताओ कि नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था आज सबसे खराब स्तर पे क्यों पहुंच गया है? इसीलिए ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए हमको हिंदू और मुसलमान में उलझाना चाहते हैं। तो इस सरकार को हमको चुनौती, तुम अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो तो हम अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की तरह इस देश के लिए शहादत देने के लिए तैयार है। तैयार है कि नहीं है? अगर हम अपने देश से मरने मिटने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जितना जोर लगाना है लगा लें। इनका जो राग दरबारी चैनल है, जो दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, इनका जो बिका हुआ मीडिया है, जो इस देश में दिन रात धर्म का धंधा करता है, तो उनको हम कहना चाहते हैं कि रे बाबू, तुम आज दलाली कर रहे हो। तुम्हारे पुरखे अंग्रेज का दलाली करते थे, उनसे उनका इतिहास पे उठाकर देख लो। इस देश में धर्म को मानने की इजाजत सबको है। और तुम जो कहते हो धर्म खतरे में है, तो हम बखूबी समझते हैं कि धर्म खतरे में नहीं है, तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। और कुर्सी पे तुमको जनता बिठाती है। जो जनता तुमको कुर्सी पे बिठा सकती है, कान आंच करके उतार भी सकती है। कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती है। एक बार ये लोग विकास दिखा करके, जैसे होता है ना, जाइएगा बड़का मॉल में सामान खरीदने के लिए तो 50% छूट बड़का में लिखा रहता है, सेल बड़का में लिखा रहता है। और जब अंदर लेने के लिए जाइएगा सामान, जो सामान पसंद आएगा तो कहेगा नहीं, इस पर छूट नहीं है। यही काम इस सरकार ने हमारे साथ किया है। बढ़िया बढ़िया बात बोल करके, बोलिए, कोई अगर आकर के आपको कहेगा कि हमको वोट दे दीजिए, हम काला धन समाप्त कर देंगे और आपके खाते में 15 लाख वोट दे देंगे, तो आप मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? लोग मान लिया इनकी बात को। लोग अपना दिल इनको दे दिया, लेकिन दिल दिया है, दिमाग नहीं दिया है। दिमाग लोगों के पास है और लोग ये सोच रहे हैं, गिली पम छू करके ये जो जादूगरी का खेल दिखा रहे हैं, ये जादूगरी का भंडा फूटना शुरू हो गया है। अरे बच्चा थे तो ठग लेगा आदमी। हम भी एक बार स्टेशन पे उतरे थे, देखे जादू हो रहा है, खड़ा होकर जादू देखने लगे। जादूगर क्या कर रहा था? कागज से रुपया बना दे रहा था। हम जादूगर के पीछे पीछे चल रहे थे। हम चाह रहे थे कि जादूगर हमको ये जादू सिखा दे। पढ़ने लिखने का क्या जरूरत है, सब किताब कॉपी को रुपया बना लेंगे। इतने देर में क्या हुआ, जादूगर का जादू खत्म हुआ। अब जादूगर पैसा मांगना शुरू कर दिया। अबोध दिमाग था, ज्यादा सोच नहीं पाते थे। फिर भी मेरे मन में एक सवाल आया कि ये तो रुपया कागज से बनाता है, फिर जादू खत्म करने के बाद पैसा क्यों मांग रहा है? फिर हम ये सोचने लगे
तो जब आया मेरे पास पैसा मांगने के लिए तो हम एगो कागज उसको दे दिए, बोले पैसा बना लीजिएगा। जादूगर बोला बाबू बगल में आ जाओ। हम बगल में आए और बोला बेटा कागज से पैसा बना रहे होते तो हम आरबीआई नहीं बन जाते। उसी दिन हमको समझ में आ गया कि जो लंबी लंबी फेंकता है वो एक बात भी नहीं करता है। उसी दिन हमको समझ में आ गया कि जब भी कोई आकर के हमको ये कहता है हिंदू धर्म खतरे में है, हम तुरंत समझ जाते हैं कि इसका राजनीतिक भविष्य खतरे में है। जो ये बात कहता है कि हमको धर्म बचाने की जरूरत है, हम तुरंत समझ जाते हैं ये धंधा बचाने के चक्कर में है। जो ये कहता है कि देखिए हम लोग आज अगर अपने धर्म के बारे में नहीं सोचेंगे तो इस देश में हमारा अंत हो जाएगा। कान में करवा तेल डाल लो रे नूनू, मेरा नाम कन्हैया है। बताओ तुम आज पैदा हुए हो, तुमसे पहले ये धर्म था कि नहीं था? और तुम जब नहीं रहोगे ना तब भी ये धर्म रहेगा। धर्म कभी भी राजनीतिक कुर्सी से नहीं बचती है, वो लोगों के आस्था और विश्वास से बचता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। ये जो राजनीतिक कुर्सी का खेल है, इस राजनीतिक कुर्सी का खेल हमको समझना पड़ेगा। बात ये है कि इस देश के लोगों को आज दिन रात उनके दिमाग में नफरत भरी जा रही है। दिन रात नफरत भरा जा रहा है। नफरत इसलिए भरा जा रहा है कि 45 साल में देश में, आज के डेट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो इस देश के जो नौजवान हैं, क्या जी मैसेंजर पर आई लव यू भेजते हो ना, तो आई लव यू टू कैसे होगा? नौकरी मिलेगा तब ना, नौकरी नहीं मिलेगा तो आई लव यू टू होकर के बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये है नौजवानों का सवाल, और ये सवाल नौजवानों के दिमाग में ना आए इसीलिए उनको धर्म बचाने के काम पे लगा दिया गया है। तो एक बात बताओ, तुम बड़े हो कि ईश्वर बड़े हैं? कि देश के नौजवान जब तक इस बात को समझे, जब तक वो हिंदू और मुसलमान में उलझे रहते हैं, तब तक इस देश की राष्ट्रवादी सरकार देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच देती है। बोलिए नया चीज क्या बिका है? LIC। आगे क्या बिकने वाला है? एयर इंडिया। ये कैसी राष्ट्रवादी सरकार है जो राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही है? मोदी जी क्या कहते थे? देश नहीं बिकने दूंगा, यही कहते थे ना। कोई आकर के आपको कहे कि गाड़ी नहीं बिकने दूंगा, पहले टायर बेच दे, फिर इंजन बेच दे, फिर सीट बेच दे, और कहे देश नहीं बिकने दूंगा, ओ झूठा, झूठ बोलते हो। जो झूठ बोलता है वो धार्मिक कैसे हो सकता है? हमको बताइए। धर्म की पहली शिक्षा क्या है? धर्म की पहली शिक्षा ये है कि सत्य ही ईश्वर होता है। जब सत्य ही ईश्वर होता है तो झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री इस देश में धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है। झूठ बोलने वाला गृह मंत्री इस देश में धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है। ये बात हम तमाम लोगों को समझनी पड़ेगी। असल राजनीति क्या है? राजनीति ये है कि देश में 85 लोगों को, 100 में से 85 को 15 लोगों का डर दिखाओ। कौन सा गणित पढ़ा है हमको बताइए। अमित शाह बोला कि हम बनिया। हमारा मुद्दा है कि इस देश में रहने वाले लोग से देश बनता है। जब देश में रहने वाले लोगों से देश बनता है तो लोगों के मुद्दे को क्यों गुमराह किया जा रहा है? क्या है लोगों का मुद्दा? लोगों का मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आत्मसम्मान। ये है ना लोगों का मुद्दा। किसान आत्महत्या करने को विवश है। मजदूरों को बुरी से बुरी स्थिति में काम करना पड़ता है। अभी दिल्ली में एक घटना हुई थी, आप लोगों को याद होगा कि मजदूर जल करके मर गए क्योंकि फैक्ट्री जिस बिल्डिंग में चल रहा था उस फैक्ट्री को बिल्डिंग चलाने की इजाजत नहीं थी। फैक्ट्री चलाने की इजाजत नहीं थी।
घूस दीजिए सरकारी बाबू को, सब चीज का इजाजत मिल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या ये हमारा मुद्दा नहीं है? हमारे मुद्दों को भटका करके ये देश के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, और यही आपस में लड़ाने के लिए इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है, जिसका नाम है एनआरसी, जिसका नाम है एनपीआर, जिसका नाम है सीएए। अब उसमें भी एक नया बहस खड़ा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनआरसी लागू नहीं होगा, और गृह मंत्री कहते हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगा। दोनों में कुछ सेटिंग गड़बड़ा गया होगा। गृह मंत्री बोला होगा कि हो गया, तुम बहुत मशरूम खा लिए, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, अब तुम कितना भी मशरूम खा लो तुम लाल नहीं लगने वाले हो, अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो प्रधानमंत्री बोलेंगे लेकिन बनोगे कैसे? हम बिहार की सरकार को कहेंगे कि आप केरल की सरकार की तरह बिहार की विधानसभा में भी रेजोल्यूशन पास कीजिए, और अगर सरकार रेजोल्यूशन पास नहीं करती है एनपीआर सीए एनआरसी के खिलाफ, तो हम अपने घरों में सविनय अवज्ञा करके इस काले कानून को नहीं होने देंगे। बोलिए होने दीजिएगा क्या? अगर नहीं होने दीजिएगा तो अपने घरों के बाहर लिखिए कि इस देश में, इस मोहल्ले में संविधान को मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए संविधान विरोधी सीए एनआरसी और एनपीआर को नहीं मानते हैं। अपने घर के बाहर लिखिए कि ओ एनपीआर कल आना, साथ में 15 लाख लेकर के आना, वरना मत आना। आप ये तय कीजिए कि हम इस बहस में नहीं फंसेंगे कि पहले मुर्गी आया कि अंडा, पहले एनआरसी होगा कि एनपीआर। हम इस बात को समझेंगे कि चाहे मुर्गी हो या अंडा, बनाने के लिए प्याज का जरूरत पड़ता है जो 150 रुपए किलो बिक रहा है। इसीलिए इस कानून का हमको विरोध करना है, और जो हमारा बुनियादी सवाल है उसके लिए हमको लड़ना है। बोलिए लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? जोश से बोलिए लड़िएगा ना? अगर लड़ेंगे तो हर हाल में इस लड़ाई को हम जीतेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों को एक बार फिर से यह अपील करते हुए कि 29 तारीख को पटना के गांधी मैदान में आइए। बिहार की ऐतिहासिक धरती से हम हुंकार भरेंगे, और ये जो सरकार देश को तोड़ना चाहती है, देश को बांटना चाहती है, उसको हराएंगे, संविधान को जिताएंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे। इन शब्दों के साथ शुक्रिया।